अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे प्री टर्म लेबर और प्री टर्म बर्थ लेबर मॉड्यूल का अहम टॉपिक है और इसमें बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपने मेरा वो बेसिक लेक्चर जो मैंने शेयर किया था प्री टर्म लेबर पर, अगर आपने वो सुना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना, टाइम नहीं मिला, तो ये कंप्लीट लेक्चर है। अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपके तमाम एमसीक्यूज हल हो जाएंगे, और अगर आप इसी टॉपिक को यहीं से कर लेते हैं तो आई थिंक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। So this lecture is according to the CPSP format और इसको EBM से बनाया गया है और 10 टीचर से, नाइस गाइडलाइन से, ड्यू हर्ट से। सो इट इज़ द कंप्लीट कॉम्बिनेशन और इसमें प्रीवियस MCQs भी ऐड हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन कि प्री टर्म बर्थ हम कब लेबल करेंगे? अगर कोई भी डिलीवरी बिटवीन 24+0 वीक से लेकर 36+6 वीक्स के दरमियान में होती है, तो पहले तो आपने ये वाली बात याद रखनी है। दूसरा, अक्सर वो इंसिडेंस पूछते हैं। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपने इंसिडेंस याद रखना है। यूके के मुताबिक यूके में जो प्री टर्म बर्थ है उसका इंसिडेंस 7.1% होता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका इंसिडेंस 12% होता है। सो द इंसिडेंस इज बिटवीन 7 to 12%। ये अक्सर MCQs आता है, और अगर उनकी ऑप्शन में 12% हो और 7% भी हो तो आपने 12% को चूज़ करना है, क्योंकि आप बड़ी फिगर को चूज़ करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली छोटी फिगर भी आ जाएगी। इसके अलावा जो है, आपने एक और बात याद रखनी है कि WHO डिवाइड करता है प्री टर्म डिलीवरीज को इन टू 3 जेस्टेशनल पीरियड्स। तो एक मैं प्रीवियस MCQ देख रही थी, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि वेरी प्री टर्म बर्थ में क्या आएगा, तो कौन सी जेस्टेशनल एज आएगी। तो इसका मतलब है कि ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मॉडरेट टू लेट प्री टर्म बर्थ कब हम कहेंगे? जब डिलीवरी 32 कंप्लीटेड वीक से लेकर 36+6 वीक्स के दरमियान में होगी और इसका इंसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। वेरी प्री टर्म बर्थ किसे कहते हैं? अगर कोई भी बेबी डिलीवर होता है 28 कंप्लीटेड वीक से लेकर 31+6 वीक्स तक। और एक्सट्रीम प्री टर्म बर्थ कब होगा? जब डिलीवरी ऑफ द बेबी 24 कंप्लीटेड वीक से लेकर 27+6 वीक्स के दरमियान में होती है। तो आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए। इंसिडेंस आपने मेन याद करना होता है, जैसे कि प्री टर्म बर्थ का इंसिडेंस कि 7 to 12% है। इतने जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं मज़ीद वो नहीं पूछते। सो ये पूरी जो स्लाइड है, अगेन ये प्रीवियस MCQs हैं, तो टॉपिक को हम इस तरह कवर करेंगे कि हमारे प्रीवियस MCQs भी कवर हो जाए। नाउ अगर एक दफ़ा प्री टर्म बर्थ हो तो नेक्स्ट टाइम भी रिकरेंस का चांस होता है। अगर एक दफ़ा प्री टर्म बर्थ हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 20% चांस होगा प्री टर्म बर्थ का। वैसे तो 7 to 12% है, लेकिन अगर एक दफ़ा होगी तो नेक्स्ट टाइम 20% है। और अगर 2 दफ़ा हिस्ट्री है तो अब जो रिस्क है वो 35 से 40% होगा। अब ये दोनों MCQs आ चुके हैं। सो दीज बोथ आर द MCQs। अब देखिए, किसी पेशेंट में अगर पहले प्री टर्म बर्थ हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ 20% होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में पहले प्री टर्म बर्थ हुई और अब उसमें ट्विन प्रेगनेंसी है, तो अब जो रिस्क है वो 20% नहीं होगा। अब जो रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ है उस पेशेंट में वो 67% होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर किसी पेशेंट में पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, टर्म पे डिलीवरी हुई है, और अब जो है वो क्या है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इंसिडेंस नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 7 to 12%। तो अगर किसी पेशेंट में पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी टर्म पे हुई है और अब ट्विंस है, तो उसमें जो इंसिडेंस है प्री टर्म बर्थ का वो 21% होगा। इसका मतलब है जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें इंसिडेंस और द रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ वो ज़्यादा होता है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि नॉर्मल इंसिडेंस जो है वो सीधी सी बात है 7 to 12% है। अगर एक दफ़ा प्री टर्म बर्थ होगी तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 20% है, 2 दफ़ा होगी तो थर्ड टाइम 35 to 40% है। अगर किसी पेशेंट में पहले जो है वो टर्म पे डिलीवरी हुई है और अब ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इंसिडेंस जो है वो 21% है। लेकिन अगर पहले प्री टर्म बर्थ हुई है और अब ट्विन प्रेगनेंसी है तो 67% है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक और आपने बात यहाँ पर याद रखनी है कि किसी पेशेंट में अगर पहले ट्विन प्रेगनेंसी थी जिसकी वजह से डिलीवरी जो है वो टाइम से पहले हो गई थी, बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी में डिलीवरी मोस्टली टाइम से पहले हो जाती है, और अब वो दोबारा प्रेग्नेंट है विद सिंगलटन प्रेगनेंसी, तो उसमें जो रिस्क होगा प्रीटर्म बर्थ का वो ज़्यादा नहीं होगा, वो उतना ही होगा जितना होता है। तो नॉर्मली कितना होता है 7 to 12%। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने नहीं भूलना। ये तमाम पॉइंट्स आप नोट कर लें एक ही जगह पर और इनको आपने याद करना है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज और रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ। ये तमाम कॉजेज और रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत MCQs आते हैं। किस तरह से हमें इसको याद रखना है कि सबसे पहले जो है ascending infection, मीन द इन्फेक्शन कैन कॉज अ प्रीटर्म बर्थ, और ये सबसे मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट रीज़न है। ये भी MCQ आ जाता है कि प्रीटर्म बर्थ की मेजर वजह क्या है, तो वो इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन में भी सबसे ज़्यादा कौन सा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो ये तो आपने बिल्कुल याद रखना है, बिकॉज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके MCQs के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है कि इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, और कौन सा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का। इसके अलावा जो है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी जो है प्रीटर्म बर्थ कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स मीन प्री प्रॉम भी क्या कॉज कर सकती हैं, प्रीटर्म बर्थ। वाई, बिकॉज जब प्री प्रॉम होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, और जब इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे तो प्रीटर्म बर्थ हो जाएगी। इसके अलावा जब मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है, अगेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती हैं। इसके अलावा सर्वाइकल वीकनेस कैन ऑल्सो कॉज द प्रीटर्म बर्थ। अब इसमें कोई MCQ आता है कि कितनी सर्वाइकल लेंथ हो तो प्रीटर्म बर्थ का रिस्क होता है। अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 cm से कम हो तो रिस्क होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 3 to 3.5 cm सर्वाइकल लेंथ होती है, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी पेशेंट की सर्वाइकल लेंथ 2.5 cm से कम आती है तो हम कहेंगे कि इसमें हायर चांसेस हैं, रिस्क है ऑफ प्री टर्म बर्थ का। तो ये इसकी कट ऑफ वैल्यू है। इसके अलावा यूट्राइन एनोमलीज, तकरीबन 4% यूट्राइन एनोमलीज होती हैं कॉन्जेनिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के जो खास तौर पे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जो है इट कैन कॉज प्रीटर्म बर्थ। जाहिर सी बात है बेबी को ग्रो करने की जगह नहीं मिलेगी, बेबी डिस्टेंड करेगा, यूट्राइन वॉल्स डिस्टेंड होंगी और प्रीटर्म बर्थ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस आपने ये नहीं भूलना। और इसके अलावा जो है यूट्राइन डिस्टेंशन। अब यूट्राइन डिस्टेंशन जो है किस तरह हो सकती है, या तो पॉलीहाइड्रोमनियोस हो या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, दोनों ही यूट्रस को डिस्टेंड कर सकता है। यूट्रस जब डिस्टेंड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है। तो इन दोनों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉलीहाइड्रोमनियोस है। पॉलीहाइड्रोमनियोस कॉजेज मोर प्रीटर्म बर्थ एज कम्पेयर टू मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये आगे हम वन बाय वन देखेंगे इन सबको। इसके अलावा एंटीपार्टम हेमरेज, जब ब्लड का कोई क्लॉट हो या ब्लड यहाँ पर रिलीज हो तो भी प्रीटर्म बर्थ स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस को हमने नहीं भूलना होता। स्ट्रेस कैन आल्सो कॉज प्रीटर्म बर्थ बिकॉज वेन एवर देर इज अ स्ट्रेस देर इज अ रिलीज ऑफ cortisol that can cause the release of oxytocin and prostaglandins. So अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमने MCQ की बात की थी कि मेजर कॉज ऑफ प्रीटर्म बर्थ जो है वो इन्फेक्शन है, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो प्रीटर्म डिलीवरी का जो रिस्क है वो 3 फोल्ड को इंक्रीज कर देता है, और अगर प्री प्रॉम हुआ हो तो 4 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है प्रीटर्म डिलीवरी का। तो ये आपने चीज़ नहीं भूलनी, ये MCQ आ चुका है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अब है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। हम वन बाय वन देखते हैं इन्फेक्शन को। सबसे पहले हमने बात की कि प्रीटर्म बर्थ की मेजर कॉज जो है वो इन्फेक्शन है। दूसरी बात आपको याद रहनी चाहिए कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो कि प्रीटर्म बर्थ कॉज कर सकता है। तो ये दोनों बातें MCQ में पूछी जा चुकी हैं। सो अगर कोई पेशेंट जिसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, वेजिनल डिस्चार्ज है, आपने डायग्नोज कर लिया है कि इसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, तो क्या करेंगे आप उसको एंटीनेटल ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे।
कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप एंटीनेटल ट्रीटमेंट नहीं देते अगर वो डायग्नोज हो जाएं, तो इसीलिए आपने याद रखना है कि बीवी में आपने ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। और आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? आप जो है मेट्रोनिडाजोल देंगे। ओरल देना है आपने ट्रीटमेंट लाजमी। ये एक अलग एमसीक्यू आता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, वेजिना में इन्फेक्शन है, तो वह सेंड करके यूट्रस में आ सकता है, और अगर यूट्रस की लाइनिंग में आएगा तो क्या हो जाएगा कि एंडोमेट्राइटिस होगा, उसके बाद कोरियो एनोनाइटिस हो जाएगा और प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगा। तो जो टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिना तक इफेक्टिव हो सकती है, वो यूट्रस में तो इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए आपने इसमें ओरल ट्रीटमेंट देना होता है। ये भी अक्सर एमसीक्यू आता है और अक्सर इसमें डिस्कशंस होती हैं। ये सीधा सीधा ईबीएम में लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपने 5 to 7 डेज के लिए ट्रीटमेंट देना होता है। और इससे आप क्या करते हैं कि 60% इंसिडेंस जो है ये कम करता है, रिस्क कम करता है प्रीटर्म बर्थ का। यानी अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, आप ओरल उसको मेट्रोनिडाजोल देंगे तो 60% रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, हम जब किडनी का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया क्या होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट है। अभी आप इतना याद रखें कि जब एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया होगा और आप जाहिर सी बात है पेशेंट जब एंटीनेटल चेकअप के लिए आता है तो आप ये चेक करवाते हैं, रूल आउट करवाते हैं हर पेशेंट का कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया आ जाए तो आपने ज़रूर ट्रीटमेंट देना होता है, बिकॉज हम अफ्रेड होते हैं ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस। हमें ये डर होता है कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, सिम्टम्स तो नहीं आ रहे लेकिन क्लोनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अच्छी खासी है, तो ये ऑर्गेनिजम्स कहीं पाइलोनेफ्राइटिस कॉज ना कर दें। अगर ये ऑर्गेनिजम्स पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर देंगे तो प्रीटर्म बर्थ हो जाएगी। सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी प्रीटर्म बर्थ कॉज करते हैं, इसीलिए हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। और वो जो ट्रीटमेंट है वो हम 3 डेज का देते हैं। तो ये भी अक्सर एमसीक्यू आता है कि कितने डेज का अपना ट्रीटमेंट देना होता है, 3 डेज का। अब है जीबीएस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल क्लोनाइजेशन। अब जो जीबीएस है इसका भी कहते हैं कि इट कैन कॉज प्री टर्म बर्थ, लेकिन इसकी जो लिंक है वो वीक है। यानी कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ये क्या है कि एक तो आपने स्क्रीनिंग नहीं करवानी जीबीएस की एंटीनेटल। दूसरी बात कि अगर आपने स्क्रीनिंग करवाई किसी भी वजह से, हम इसका जब इन्फेक्शंस वाला मॉड्यूल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जीबीएस की स्क्रीनिंग कब करवाते हैं, कब इंडिकेशन है। और अगर आपने किसी वजह से करवा ली और जीबीएस जो है वो पॉजिटिव आ गया प्रेग्नेंट फीमेल में, तो हमने एंटीनेटल जो है एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होती। जबकि हमने कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया में हम दे रहे थे एंटीनेटल एंटीबायोटिक्स, हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस में दे रहे थे, लेकिन जीबीएस में हमने नहीं देनी होती। और अगर किसी पेशेंट को पता चल जाए कि उसे भी जीबीएस हो गया है और वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करे कि जी मुझे एंटीबायोटिक्स दे दें, तो आपने उसे कहना है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम आपको एंटीबायोटिक्स इस वक्त देते हैं तो वो पेरीनेटल ट्रांसमिशन को नहीं रोकेगा। हम आपको तब देंगे, कब देंगे, इंट्रापार्टम देंगे, ठीक है। तो एंटीनेटल नहीं देते, इंट्रापार्टम देते हैं। सो कितनी आसान सी बात है कि जब जीबीएस की स्क्रीनिंग हमने एंटीनेटल नहीं करवानी होती, किसी वजह से करवा ली, पेशेंट में जीबीएस पॉजिटिव आ गया, आपने एंटीनेटल ट्रीटमेंट नहीं देना, इंट्रापार्टम ट्रीटमेंट देना है। एंटीनेटल अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो क्या मसला होगा, तो क्या होगा कि इंक्रीज इन न्यूनेटल इन्फेक्शन विद पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ई कोलाई हो जाएगा। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। तो सीपीएस भी घूम फिरा के हर तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें याद हैं, क्लियर है माइंड में कि कब क्या करवाना है, कब नहीं करवाना, ट्रीटमेंट कब देना है, एंटीनेटल कब देना है, इंट्रापार्टम कब देना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अदर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया भी जो है प्रीटर्म बर्थ कॉज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर लिंक एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट जो बातें कहीं आप उसको याद रखें। इसके अलावा अब हमने बात की थी कि यूट्राइन एनोमलीज, और हमने ये बात की थी कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्नुएट यूट्रस प्रीटर्म बर्थ कॉज करता है, कितना, 17%।
और इसके अलावा एक और MCQ ये भी आता है कि अगर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो तो इसको हम कंसेप्शन से पहले जो है वो सर्जरी करके करेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो है वो प्रीटर्म बर्थ ना हो या मिसकैरेज ना हो। तो अक्सर ये पूछते हैं कि जो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उसमें प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, एक्टोपिक हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक जो है हिस्टेरेक्टमी करते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रेटिक हिस्टेरेक्टमी। ऑब्स्ट्रेटिक हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है कि रिसेक्शन ऑफ द रुडिमेंट्री हॉर्न किया जाता है ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नाउ द इम्पोर्टेंट स्लाइड EBM से ली गई है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपने कि माइनर रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ। कुछ MCQs यूँ आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं जो मॉडिफाइबल हैं। तो स्मोकिंग मॉडिफाइबल है, लो BMI मॉडिफाइबल है। यानी अगर उसकी स्टेशन भी आपका आ जाए और वो कहें कि जी नेक्स्ट टाइम मुझे प्रीटर्म बर्थ ना हो तो मैं क्या करूं, तो आप कहेंगे कि स्मोकिंग अगर आप कर रही हैं तो वो ना करें, ठीक है। और अगर BMI जो है वो कम है, आप डाइट वगैरह अच्छी रखें, आप न्यूट्रिशनिस्ट को उसको रेफर करेंगे ताकि उसका BMI ठीक हो जाए। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल नहीं होते, जैसे कि मैटरनल एज होगी, अगर टीन एजर है तो प्रीटर्म बर्थ के चांसेस ज़्यादा होंगे। पैरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एथनिसिटी, ब्लैक वुमेन में ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये MCQ आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं और कौन से फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल हैं। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें से भी MCQ आ जाता है। नाउ द डायग्नोसिस। अक्सर ये MCQ आ जाता है कि आप प्री टर्म लेबर को कैसे डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले आप जेस्टेशनल एज निकालते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से या LMP की मदद से। हो सकता है कि पेशेंट टर्म पे ही हो, ये प्री टर्म लेबर हो ही ना। सो सबसे पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप ये करते हैं, पैल्पेबल्स चेक करते हैं, पैल्पेबल्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एटलीस्ट 1 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए इन 10 मिनट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप वेजिनल एग्जामिनेशन करते हैं। वेजिनल एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है या करना चाहिए वो है स्पेक्युलम एग्जामिनेशन। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और उसके साथ साथ जो है सर्वाइकल चेंज भी आ रही है तो हम उसको प्री टर्म लेबर कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेक्युलम से चेक करते हैं कि क्या सर्वाइकल चेंज आ भी रही है या नहीं आ रही। अगर हमें ये देखने मुश्किल हो रहा है तो फिर हम डिजिटल वेजिनल एग्जामिनेशन करते हैं, वरना हम नहीं करते। और अगर MCQ में आए कि प्री प्रॉम हो गया है तो फिर तो हम ये नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जो है आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि इसको प्री टर्म लेबर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है और TVS भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये दोनों ही डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। बेस्ट जो है वो TVS है। तो ये किसी तरह से भी MCQ आ सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के हो गए। फीटल फाइब्रोनेक्टिन, अगर 20 से 36 वीक्स जेस्टेशन की बात की जाए तो इसमें फीटल फाइब्रोनेक्टिन का लेवल लेस देन 50 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। व्हाट इज फीटल फाइब्रोनेक्टिन? फीटल फाइब्रोनेक्टिन इज जस्ट लाइक अ ग्लू जो फीटल मेम्ब्रेन्स और एंडोमेट्रियम के दरमियान में होती है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, लेस देन 50 नैनोग्राम पर ml। अगर इसकी वैल्यू 50 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो इस जेस्टेशन के बीच में तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है कंफर्म है कि प्री टर्म लेबर है। इस तरह से सर्वाइकल लेंथ जो है प्रेगनेंसी में 3 से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हमने बात की थी कि अगर किसी की सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम हो तो ये रिस्क फैक्टर है फ्रॉम द प्री टर्म बर्थ। लेकिन अगर हम TVS करें और सर्वाइकल लेंथ 1.5 से कम आ जाए तो ये डायग्नोस्टिक है। आपने ये याद रखना है कि TVS बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर सर्वाइकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर से कम हो या 15 mm से कम हो तो प्री टर्म लेबर जो है वो डायग्नोस्ड हो जाता है। नाउ द मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस कोई भी पेशेंट आपके पास आती है और उसको सस्पेक्टेड
प्री टर्म लेबर है। सस्पेक्टेड प्री टर्म लेबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को सिम्टम्स ऑफ प्री टर्म लेबर आ रहे हैं, मेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, साथ में आपने स्पेकुलम या डिजिटल वेजिनल एग्जामिनेशन किया और उसमें चेंज कंफर्म हो जाता है, आपने पेशेंट को एडमिट किया, सर्वाइकल चेंज आपने स्पेकुलम पे देखा और आपने नोट कर लिया, कुछ देर के बाद दोबारा एग्जामिनेशन की और आपने कहा कि अब तो जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो ज़्यादा है पहले से, लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका मतलब है कि सच पेशेंट को क्या है, सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर है। इसको सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म नहीं किया। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट या फिर TVS। लेकिन अगर किसी पेशेंट में सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर है और आपने कोई भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किया या TVS किया, बेस्ट तो TVS है, ठीक है, और इन दोनों में से जो भी आपने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्ड प्रीटर्म लेबर। सो दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इजी। सो नाइस क्या कहता है कि अगर किसी पेशेंट को सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर हो और उसकी जो जेस्टेशनल एज है वो 29 + 6 वीक से तक या उससे कम हो, तो हम ऐसे पेशेंट में डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करवाएंगे। अगर MCQ आ जाए, एक पेशेंट है 29 + 2 वीक्स पे या 29 + 6 वीक्स पे या कोई भी फिगर 29 + 6 वीक्स से कम हो, लिख दें और लिखें कि वो उसमें सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर है, व्हाट यू विल एडवाइस नेक्स्ट, तो डायरेक्ट उसमें हम एडवाइस कर देंगे ट्रीटमेंट, उसमें हम TVS या फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट नहीं करवाएंगे। आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर हो और उसकी जेस्टेशनल एज 30 कंप्लीटेड वीक्स से ज़्यादा हो, ठीक है, 30 + 0 वीक्स या उससे ज़्यादा हो, तो फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले करवाना होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट तो TVS ही होगा, और अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर हमने ट्रीट करना है, मतलब आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं देनी। दिस इज द प्रोटोकॉल। हम अपने वार्ड में अक्सर पेशेंट को वैसे ही ट्रीटमेंट दे देते हैं, नेफेडिपिन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन अगर MCQs के लिहाज से आए तो देखो आसान से MCQs बनते हैं। यहाँ पर कोई भी खुद से MCQ याद कर लो, एक पेशेंट आई 29 + 6 वीक्स पे या उससे कम पर और उसको सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर है, वो उसको कैसे लिखेंगे कि लेबर पेन्स आ रही हैं और सर्वाइकल चेंज के साथ वो एसोसिएटेड है, और सर्वाइकल चेंज 4 सेंटीमीटर से कम हो, क्योंकि अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्वाइकल डायलिटेशन है तो फिर तो एस्टैब्लिश्ड प्रीटर्म लेबर है, फिर तो उसको आप कुछ देर के लिए भी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अगर कोई सी पेशेंट में सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर है और जेस्टेशन एज कम है, आपने ट्रीटमेंट देना है उसे। और अगर कोई पेशेंट है, फॉर एग्जांपल इतने 31 वीक्स पे आई आपके पास, प्रीटर्म लेबर सस्पेक्ट करें आप, तो ऑप्शंस में आप क्या करवाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो TVS, ऑप्शन नंबर हो फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो नेफेडिपिन देंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप उसको डायग्नोस करेंगे, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट TVS है, तो आप TVS को टिक लगाएंगे। अगर TVS का ऑप्शन नहीं होगा तो आप फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट को टिक लगाएंगे और उसके बाद फिर आप नेफेडिपिन या ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट में आप नेफेडिपिन भी देते हैं बच्चे के लिए, डेक्सा भी देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं, तो देयर आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब जितने भी हम टोकोलिटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है, नेफेडिपिन दे रहे हैं या एटोसिबान दे रहे हैं, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी गांव वाले एरिया में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे को हम पिम्स पहुंचा दें ताकि वहाँ की नर्सरी अच्छी है या CMH पहुंचा दें, तो एक टाइम मिल जाए प्रेग्नेंट फीमेल को शिफ्ट कराने के लिए। तो ये जो ड्रग्स हैं ये 48 आवर्स तक के लिए रोक सकती हैं डिलीवरी को, 48 आवर्स तक या मैक्सिमम 7 डेज तक की रोक सकती हैं, ताकि पेशेंट को हम शिफ्ट करवा दें टू द टर्शरी केयर, और इस दौरान हम ताकि स्टीरॉयड कवर भी दे सकें। लेकिन टोकोलिटिक ड्रग्स जो है वो न्यूट्रल आउटकम को इम्प्रूव नहीं करती और ना ही ये प्री टर्म डिलीवरी के रेट को कम करती हैं। तो आपने ये MCQ ज़रूर याद रखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टोकोलिटिक ड्रग्स। नाउ द टोकोलिटिक ड्रग्स,
या वो ड्रग्स जो यूट्राइन रिलैक्सेशन कॉज करती हैं तो वो कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले हमें पता हो जाए कि कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं यूट्रस पे, ताकि हमें ईजी हो जाए उनको याद करना। सबसे पहले हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर मौजूद होते हैं यूट्रस पे, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। सो हमें ऐसी ड्रग चाहिए जो उसको ब्लॉक कर दे, तो हम यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर फॉर द यूट्राइन रिलैक्सेशन, और उसका नाम क्या है, एटोसिबान। तो अक्सर एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो यू शुड नो दैट द नेम इज एटोसिबान। या वो पूछ देते हैं कि एटोसिबान इज दैट इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये एमसीक्यू आ चुका है। इसके अलावा हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर मौजूद होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिसेप्टर ब्लॉकर हम देंगे ताकि रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए और यूट्रस में क्या हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो हम एनसेड्स देते हैं, एंडोमेथासिन देते हैं, किस लिए, यूट्राइन रिलैक्सेशन के लिए। आल्दो ये फेवरेबल ज़्यादा नहीं है, 30 वीक से कम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है यू शुड नो दैट कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल आर प्रेजेंट इन यूट्रस that will cause the uterine contraction, so you have to give calcium channel blocker ताकि uterine relaxation हो। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम क्या होता है, नेफिडिपिन। नेफिडिपिन इज द बेस्ट टोकोलिटिक ड्रग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने नहीं भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू अगर ड्रग्स में आए तो वो यही आता है, द बेस्ट टोकोलिटिक ड्रग इज नेफिडिपिन। नेफिडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सिंपल सी बात। लेकिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो नेफिडिपिन की, तो फिर वो ड्रग जिसके लीस्ट साइड इफेक्ट हैं वो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये सेफेस्ट है, लीस्ट साइड इफेक्ट है, और इसके अलावा जो है कार्डिक पेशेंट में ये बेस्ट होते हैं। तो ये दोनों ही एमसीक्यू इस तरह से आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हम यूजुअली यूज नहीं करते, और ख़ास तौर पे 30 वीक्स के बाद, क्योंकि इसको यूज करने से क्या हो जाता है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये यहीं पर मैंने आपको बता दिए तीनों एमसीक्यूज जो इससे रिलेटेड आते हैं, आगे भी हम देखेंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट देने से क्या होगा, अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो ना सिर्फ बेबी में सेरेब्रल पाल्सी के चांस कम हो जाते हैं, इसके अलावा ये यूट्रस को भी रिलैक्स करता है। इसके अलावा बीटा-2 एगोनिस्ट विल कॉज यूट्राइन रिलैक्सेशन। अगर हम कोई भी बीटा-2 एगोनिस्ट ड्रग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा। सो वन बाय वन, सबसे पहले बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर इज नेफिडिपिन, दैट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर नेफिडिपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो यू विल यूज एटोसिबान, दैट इज द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है नेफिडिपिन की, अगर किसी पेशेंट को एमसीक्यू में लिखा हो कि एक पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है, पेशेंट है ही हाइपोटेंसिव, पेशेंट को कार्डिक डिजीज है, या पेशेंट को कंप्लेन है सीवियर हेडेक की, तो आप तब ऑप्शंस में जो चूज करेंगे ड्रग वो नेफिडिपिन चूज नहीं करेंगे, देन यू विल चूज द एटोसिबान। सो सीपीएसपी ने आपसे यही पूछना है, या उसने इंसिडेंस पूछना है, या उसने जो है आपसे डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछना है, या उसने कॉन्ट्राइंडिकेशन दे देनी है कोई भी। उसने कहना है कि जी पेशेंट को ये बीमारी है, अब बताएं कि अब हम कौन सी मेडिसिन देंगे। आपको पता है कि नेफिडिपिन बेस्ट है, सबसे पहले तो वही चूज करेंगे। लेकिन कोई अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखी हुई हो सिनेरियो में, तो आपने क्या करना है, एटोसिबान को चूज करना है। और हमें पता है कि किसी पेशेंट का अगर बीपी हाई हो और साथ में उसको प्रीटर्म लेबर भी हो, तो नेफिडिपिन तो फिर बेस्ट होगी ना, क्योंकि नेफिडिपिन जो है वो हाइपोटेंशन कॉज करती है। तो किसी पेशेंट का अगर बीपी हाई है और साथ में प्रीटर्म लेबर भी है तो ये बेस्ट होगी। लेकिन अगर पेशेंट आई हाइपोटेंशन के साथ है, बीपी उसका बहुत कम है, तो फिर तो हम नेफिडिपिन नहीं देंगे, क्योंकि ये तो बीपी और कम कर देगी। तो फिर हम क्या देंगे, फिर हम उसको एटोसिबान देंगे। सो एटोसिबान जो है वो सेफेस्ट है। अक्सर एमसीक्यू रहता है कि सेफेस्ट टोकोलिटिक ड्रग कौन सी है। इसके अलावा इसके लीस्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, बेस्ट होती है इन कार्डिक पेशेंट, और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब है बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स यानी बीटा-2 एगोनिस्ट टोकोलिसिस के लिए अब इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। तो सिर्फ ये अक्सर पूछ लेते हैं कि पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक है या
पेशेंट एस्थमेटिक अटैक के साथ आई है और साथ में प्री टर्म लेबर भी स्टार्ट है, तो उस सूरत में वो अक्सर पूछ लेते हैं कि हम कौन सी ड्रग देंगे, तो वो जो ड्रग पेशेंट एस्थमा के लिए ले रही होती है तो वही हम उसको दे देते हैं, वरना तो जो बेस्ट चॉइस होती है वो रिट्रोड्रिन होती है। लेकिन अगर वो पेशेंट जो है सैल्ब्यूटामोल ले रही है एस्थमा के लिए तो वही हम उसको दे देंगे, ताकि जो है उससे प्रीटर्म लेबर भी कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएंगी और साथ में जो है एस्थमा भी कंट्रोल हो जाएगा। हम इसको क्यों नहीं देते आजकल, बिकॉज ये पल्मोनरी एडिमा कॉज करती है और ख़ास तौर पे जो कार्डिक पेशेंट हैं उनमें तो हम बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को हम बीटा 2 एगोनिस्ट दे दें लार्ज फ्लूइड के साथ, ऐसी पेशेंट ख़ास तौर पे जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज हों और कार्डिक डिजीज़ हो, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो ये सबसे बुरी ड्रग है, यानी इसको हमने अवॉइड करना होता है। अब अदर एजेंट्स जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है और GTN है, ये आपने प्री टर्म लेबर के लिए नहीं देनी। ये हम मैग्नीशियम सल्फेट हम किस लिए दे सकते हैं, बेबी के सेरेब्रल पाल्सी के इंसिडेंस को कम करने के लिए हम देंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो यूट्राइन रिलैक्सेशन भी कॉज कर सकता है, लेकिन इस मकसद के लिए अगर ऑप्शन में हो तो आपने ये चूज़ नहीं करना। इसके अलावा हमने कहा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिसेप्टर ब्लॉकर्स अगर हम देंगे तो हम प्री टर्म लेबर को कम कर सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर जो है ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, एनसेड्स, जैसा कि एंडोमेथासिन। वो अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो एंडोमेथासिन जो है ख़ास तौर पे हमने 30 वीक्स के बाद नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि ये भी MCQ आ जाता है कि इट विल कॉज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, और क्या हो जाएगा इसके बाद, फीटल पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो कोई भी ऑप्शन में एक वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फीटल पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो कोई भी वो लिख सकते हैं। अगर वो दोनों ऑप्शंस देते हैं तो पहले तो आप जाहिर सी बात है पहला काम क्या होगा, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस होगा, जिसकी वजह से फीटल पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, तो फिर आप उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको टिक लगाएंगे, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। और तो हम इसको यूज़ कब कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिलो 30 वीक्स और लेस देन 72 आवर्स के लिए। एंटीबायोटिक्स जो है वो प्री टर्म लेबर में इसका यूज़ नहीं है। अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इन लेने के देने पड़ जाते हैं, यानी कि इंक्रीज इंसिडेंस हो जाता है सेरिब्रल पाल्सी का। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। जो हमने बात की थी ना प्री प्रॉम, अगर प्री प्रॉम हो जाए तो तब हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। अगर आप प्री प्रॉम में एरिथ्रोमाइसिन देंगे तो वो सेरिब्रल पाल्सी के रिस्क को कम करेगा या उसके रिस्क को इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्री टर्म लेबर में देंगे तो सेरिब्रल पाल्सी का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट है स्टीरॉयड कवर। मैटरनल स्टीरॉयड कवर आपने ज़रूर देना होता है बिटवीन 26 एंड 34 वीक्स जेस्टेशन। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने सिंगल कोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप सिंगल कोर्स दें विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में 44% रिडक्शन होगी। इसके अलावा न्यूनेटल डेथ में 31% रिडक्शन होगी। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज में 46% रिडक्शन होगी। तो MCQ यूँ आता है, पहला MCQ यही आ जाता है कि स्टेरॉइड जो है वो कवर आपने कितने उसकी कोर्स करने होते हैं, तो आपने उसका सिंगल कोर्स ही करना होता है। दूसरी बात, हम वो क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं ताकि रिडक्शन इन रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो। ये हमारे ज़हन में होता है, हम ये चाहते हैं कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ना हो। लेकिन अगर वो MCQ पूछें और वो सारी ऑप्शंस में लिख दें कि अगर हम स्टेरॉइड कवर देते हैं मदर में तो बेबी में किस चीज़ की रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगी, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इन सब की वैल्यूज़ देखें तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन इन रिस्क होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का। तो ये दोनों क्वेश्चन की नोयत डिफरेंट है। हम स्टेरॉइड कवर क्यों दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ना हो। अगर वो पूछें कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन रिस्क में किसका होता है तो वो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का होता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप बेटामेथासोन भी दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं। आप जो भी दें,
जो आप सिंगल कोर्स कर रहे हैं उसकी जो टोटल डोज है वो 24 मिलीग्राम होती है, ठीक है। और सिंगल कोर्स आपने करना होता है, रिपीटेड नहीं करना होता, क्योंकि रिपीटेड अगर आप करें तो ये भी एमसीक्यू आता है। अगर आप रिपीटेड करेंगे तो इंक्रीज्ड सेप्सिस इन प्री प्रॉम में चांसेस होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फीटल बॉडी हो जाएगी, ब्रेन ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन होगी और एड्रिनल सप्रेशन होगा। तो अक्सर एमसीक्यू यही आता है कि अगर एंटीनेटल पीरियड में आप बार बार स्टीरॉयड कवर देंगे, पेशेंट भूल कर 22 वीक्स पे आ गई आपने स्टीरॉयड दे दिया, 28 वीक्स पे आ दी आपने स्टीरॉयड दे दिया, 36 वीक्स पे आई आपने स्टीरॉयड दे दिया, तो क्या होगा कि अक्सर ऑप्शंस में लिखा होता है एड्रिनल सप्रेशन हो जाएगी। तो ये उनका फेवरेट ऑप्शन होती है, तो यू हैव टू चूज द एड्रिनल सप्रेशन। अगर सभी लिख दें तो ऑल ऑफ द अबव। अब डोज कैसे देंगे? बीटामेथासोन आपने 2 डोजेस में देना होता है, यानी 2 डिवाइडेड डोजेस। तो 12 mg IM देंगे और फिर आप जो है 12 mg देंगे, जबकि डेक्सामेथासोन जो है आपने 4 डोजेस में देना होता है। तो 24 को आप 4 डिवाइडेड डोजेस में किस तरह दे सकते हैं, यानी 6 मिलीग्राम IM, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो जो स्टडीज़ हैं वो फेवर करती हैं बेटामेथासोन को। क्यों? क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये होता है कि ये पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया के रिस्क को भी कम करता है। तो ये भी एक एमसीक्यू आ चुका है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन की अक्सर प्रेपरेशन में सल्फाइड जो है प्रिजर्वेशन मौजूद होता है, जिसकी वजह से देखने में आया है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। सो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से वी शुड प्रेफर द यूज ऑफ बीटामेथासोन। अब मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आप कब देंगे? अगर कोई भी पेशेंट आपके पास प्रीटर्म लेबर के साथ आई बिटवीन 24 वीक्स टिल 33+6 वीक्स पर, तो आप उसको देंगे। और एक एमसीक्यू ये आया था कि हम ये क्यों देते हैं, हम इसको एज अ टोकोलिटिक ड्रग नहीं देते, हम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि ये सेरेब्रल पाल्सी की रेट को कम करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एमसीक्यू जो है वो आ चुका है। अब एमसीक्यू लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट में सर्विक्स शॉर्ट है, मीन हमने उस पेशेंट का टीवीएस किया और सर्विक्स जो है 11 to 20 mm है और पेशेंट में कोई साइन और सिम्टम प्री टर्म लेबर के नहीं है, तो रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी 4% होंगे। लेकिन अगर पेशेंट की सर्विक्स 10 mm है और पेशेंट में कोई साइन सिम्टम प्री टर्म लेबर का नहीं है, तो रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी 15% होंगे। दीज लाइंस आर फ्रॉम द EBM। आगे हम इसको देखते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल सर्कलाज, RCG की इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये बार बार CPSP में रिपीट होते हैं कि अगर वो MCQ लिख दें कि किसी पेशेंट की हिस्ट्री हो 3 और मोर सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस की और प्री टर्म डिलीवरी की, तो हम उसको ऑफर करेंगे हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज। तो अक्सर ऑप्शन में आ जाता है एक पेशेंट है, उसके 3 या 3 से ज़्यादा पहले प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी हैं या सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है। अब वो आपके पास आई है तो आपने क्या करना है? टीवीएस करना है, सर्कलाज करना है, प्रोजेस्टेरॉन देना है। तो जो मेन रिकमेंडेशन है वो है हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना और ना इस MCQ को आपने गलत करना है। इसके अलावा अगर MCQ में आए कि पेशेंट है उसका 1 और मोर लॉसेस हैं, यानी 1 और मोर सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है या प्री टर्म डिलीवरी है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का अक्सर ऑप्शन आ जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमने क्या करना होता है कि हमने सीरियल सर्वाइकल अल्ट्रासाउंड करना होता है, ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं और अगर अल्ट्रासाउंड पर सर्वाइकल लेंथ अगर हम देखते हैं कि किसी भी टाइम पर सर्वाइकल लेंथ 25 mm यानी 2.5 cm से कम है बिफोर 24 वीक्स जेस्टेशन, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्कलाज लगा देंगे। बिकॉज ये डिसीजन हमने अल्ट्रासाउंड पे किया है तो हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्कलाज। तो हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज हम कब करते हैं? अगर पेशेंट की हिस्ट्री 3 या 3 से ज़्यादा हो। और अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्कलाज हम कब लगाते हैं? जब 1 या 1 से ज़्यादा हिस्ट्री हो लेकिन 3 से कम ही हो। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि हमने सर्कलाज कब लगाना है। नाउ द इंडिकेशंस ऑफ सर्कलाज, इसको हम जल्दी से देखते हैं। इंडिकेशंस ऑफ सर्कलाज हमने पहले बात की कि अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है 3 और मोर
सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस की या प्री टर्म डिलीवरी की, तो हिस्ट्री ही बता रही है कि पहले ये काम हो चुका है 3 या 3 से ज़्यादा बार, तो हम हिस्ट्री की बेस पर सर्कलाज लगा देंगे, ठीक है, यानी कि हम सर्विक्स को स्टिच कर देंगे। लेकिन अगर यही काम 1 और 2 टाइम हो, यानी 3 दफ़ा से कम सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हो या प्री टर्म डिलीवरी हो, तो हमने क्या करना होता है, हमने पेशेंट को कंजर्वेटिव लेकर चलना होता है, यानी हम सीरियल जो है वो अल्ट्रासाउंड करेंगे और 24 वीक्स से पहले अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 cm से कम होगी तो हम सर्कलाज लगा देंगे। इस सर्कलाज को हम क्या कहेंगे, इस सर्कलाज को हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर्कलाज। सो दिस इज इजी। इसके अलावा एक थर्ड होता है हमारे पास रेस्क्यू सर्कलाज। रेस्क्यू सर्कलाज में क्या होता है कि सर्विक्स जो है वो डायलेट हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते, हम वैसे ही पेशेंट की पीवी करते हैं किसी वजह से और हम देखते हैं कि सर्विक्स तो डायलेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, रेस्क्यू सर्कलाज करेंगे, वी हैव टू रेस्क्यू द सर्विक्स। और ये हमने कब लगाना होता है, 16 to 27 + 6 वीक्स पर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर्विक्स डायलेट हो रही हो और अनरप्चर्ड फीटल मेम्ब्रेन्स अगर एक्सपोज हो रही हैं, तो अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड है, ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, तो हम ये रेस्क्यू सर्कलाज नहीं लगाते, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ सर्कलाज जल्द से हम देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है कि जंक्शन है ऑफ द सर्विक्स एंड द यूट्रस में, एस्थेमेस्टिक का पार्ट है, और यहाँ पर जंक्शन है सर्विक्स और वेजिना का। तो हमने सर्वाइकल सर्कलाज नहीं सर्विक्स पे लगाना होता है, तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, बिटवीन द जंक्शन ऑफ एस्थमस एंड द सर्विक्स, या फिर हम ये है हमारे पास एक कार्डिनल लिगामेंट, या हम अबव द कार्डिनल लिगामेंट लगा सकते हैं, या हम लगा सकते हैं बिटवीन द जंक्शन ऑफ सर्विक्स एंड वेजिना। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम लगाएं एस्थमस और सर्विक्स के दरमियान में, बोलते हैं इसको ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज। अगर हम अबव द कार्डिनल लिगामेंट लगाएं, इसे बोलते हैं हाई ट्रांस वेजिनल सर्कलाज। और अगर हम जंक्शन ऑफ सर्विक्स एंड वेजिना लगाएं, इसे हम बोलते हैं मैकडोनल्ड्स ट्रांस वेजिनल सर्कलाज। जल्द से देखते हैं इसको कि जो मैकडोनल्ड्स ट्रांस वेजिनल सर्कलाज है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सर्वाइको वेजिनल जंक्शन पे लगाया जाता है विदाउट ब्लैडर मोबिलाइजेशन, और ये इजीली लगा लेते हैं और मोस्टली ये लगाया जाता है। हाई ट्रांस वेजिनल सर्कलाज जो है, दूसरा है हाई ट्रांस वेजिनल सर्कलाज, जिसको शीरोडकर भी कहते हैं। इसमें आपने ब्लैडर को मोबिलाइज करना होता है बिकॉज यू हैव टू अप्लाई सर्कलाज अबव द कार्डिनल लिगामेंट। थर्ड होता है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज। ये सर्वाइको इस्थमिक जंक्शन पे हम लगाते हैं लेप्रोटमी के ज़रिए या लेप्रोस्कोपी के ज़रिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, अगर पेशेंट को बार बार जो है मिसकैरेज हो रहे हों या प्रेगनेंसी लॉस हो रहा हो, तो प्री कॉन्सेप्शन भी हम ये लगा सकते हैं। तो ये भी एक MCQ आ चुका है। सो जस्ट यू शुड नो अबाउट दिस बेसिक थिंग। अब इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर लेते हैं प्रिडिक्शन ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, कि किसी पेशेंट में हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। 10 टीचर्स का रेफरेंस है, एक दफ़ा MCQ आया हुआ था, इसीलिए इसको मैंने इसमें ऐड किया है। कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रिडिक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। हमने कहा था ना कि अगर पहले किसी पेशेंट में प्री टर्म डिलीवरी हो तो नेक्स्ट टाइम चांस 20% है, 2 टाइम हो तो चांस जो है वो 35 to 40% हो जाता है। तो इसका मतलब है हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हिस्ट्री नहीं है तो हर पेशेंट में 7 to 12% चांस हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी का। इसके अलावा जो है वो अल्ट्रासाउंड। सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वाइकल लेंथ एंड पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जो है वो प्रिडिक्ट कर सकती है 80.6% ऑफ द प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर MCQ में पूछ लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो प्रिडिक्ट कर सके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज द बेस्ट प्रिडिक्टिव फैक्टर। अब हमने बात की थी अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म डिलीवरी हो तो नेक्स्ट टाइम जो उसका चांस होता है वो 20% होता है। तो हमने परसेंटेज के हिसाब से कही थी। 10 टीचर्स का ये टेबल है जिसमें रिलेटिव रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर बताया हुआ है। तो एक दफ़ा MCQ में रिलेटिव रिस्क के हिसाब से भी पूछा हुआ था। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर फर्स्ट जो डिलीवरी है वो टर्म पे है तो नेक्स्ट टाइम जो रिलेटिव रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर है वो 1 है। अगर पहली प्री टर्म है तो रिलेटिव रिस्क 4 है।
अगर पहली टर्म है, सेकेंड प्रेगनेंसी भी टर्म है, तो नेक्स्ट 0.5% है। पहली प्री टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, तो जो थर्ड प्रेगनेंसी में रिलेटिव रिस्क 1.3 होगा। पहली टर्म है, सेकेंड प्री टर्म है, तो 2.5। अगर पहली प्री टर्म है, सेकेंड भी प्री टर्म है, तो थर्ड में 6.5 रिलेटिव रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर होगा। तो ये असल में MCQ आया हुआ था। अब है प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, कि हम किसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि या हम पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक प्रोजेस्टेरॉन दें या फिर प्रोफाइलेक्टिक सर्वाइकल सर्कलाज ऑफर करें। अब 2-3 लाइन्स है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के मुताबिक। देखें, अगर स्नैरियो आए कि कोई भी पेशेंट है, हमने TVS किया 16 से 24 वीक्स के दरमियान में और सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम है और प्लस पेशेंट की हिस्ट्री भी है स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ की और सेकेंड मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस की, तो हम उसको ऑफर करेंगे आइदर या प्रोजेस्टेरॉन ऑफर कर देंगे या सर्वाइकल सर्कलाज ऑफर कर देंगे। तो कोई भी हम उसको ऑफर कर सकते हैं। दोनों के हम बेनिफिट्स और दोनों के रिस्क हम बता देंगे। अगर आप उसको प्रोफाइलेक्टिक वेजिनल प्रोजेस्टेरॉन ऑफर कर रहे हैं तो वो बिटवीन ऑफर करेंगे आप 16 to 24 वीक्स, और ये कब तक आपने जारी रखना है, टिल 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अक्सर MCQ ये भी आता है कि आप वेजिनल प्रोजेस्टेरॉन कब तक जारी रखते हैं, 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सर्वाइकल सर्कलाज एक और इंडिकेशन में भी देते हैं। अगर एक पेशेंट का हमने TVS किया और सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम है, साथ में पेशेंट की हिस्ट्री है प्री प्रॉम की, अगर सिर्फ लिख देते हैं कि TVS में लेंथ कम है और सिर्फ लिख दें कि प्री प्रॉम की हिस्ट्री भी है, तो उसमें फिर आपने वेजिनल प्रोजेस्टेरॉन टिक नहीं लगाना, उसमें आपने सर्कलाज करना है प्रोफाइलेक्टिक। या फिर वो लिख दें कि पेशेंट की सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है, 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम है और साथ में पेशेंट की हिस्ट्री है सर्वाइकल ट्रॉमा की, तो फिर उसमें ऑप्शंस में अगर वो पूछेंगे बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी या आप क्या चूज़ करेंगे, तो ऐसे पेशेंट में यू हैव टू चूज़ सर्वाइकल सर्कलाज। ठीक है, तो सर्वाइकल लेंथ कम है और इन दोनों में से कोई एक मसला हो, हिस्ट्री ऑफ प्री प्रॉम हो या सर्वाइकल ट्रॉमा हो, गो फॉर प्रोफाइलेक्टिक सर्कलाज। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से करना है। कोई पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क। इन्हीं में से MCQ आना है, इसी का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी को आपने बार बार रिवाइज करना है।